मैं डॉक्टर सावित्री कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी डिपार्टमेंट, एसएस मेमोरियल कॉलेज रांची, BSM 6 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी में स्त्री विमर्श या नारी विमर्श पर बात करूंगी। नई समीक्षा के अंतर्गत स्त्री विमर्श MA सेम 2 के विद्यार्थियों को भी पढ़नी है। इस विमर्श के अंतर्गत अस्मिता, चेतना को समझना आवश्यक है। स्त्री संदर्भों में स्त्री विमर्श को, स्त्री अस्मिता को और स्त्री चेतना को समझना आवश्यक है। स्त्री विमर्श क्यों होना चाहिए, क्यों हो रहा है, स्त्री विमर्श की क्या आवश्यकता है और स्त्री विमर्श का महत्व क्या है, इन सारी बातों को रेखांकित करना आवश्यक है। इस व्याख्यान के तहत मैं हिंदी में स्त्री लेखन परंपरा और विकास पर भी बात करूंगी। सबसे पहले मैं कमला भसीन की कविता उमड़ते 100 करोड़ की कुछ पंक्तियां बताना चाहूंगी। कमला भसीन भारतीय नारीवादी कार्यकर्ता हैं, कवित्री हैं, लेखिका हैं और उमड़ते 100 करोड़ अभियान जो संगत और जागोरी के तहत चलाया जा रहा है विश्व के 250 देशों में, उसमें वे दक्षिण एशिया की अध्यक्षा हैं। जब तक पितृसत्ता का हाहाकार है, जातिवाद बरकरार है, मुनाफाखोरी का व्यापार है, ताकत वालों का अत्याचार है, हम उमड़ेंगे, हम उमड़ेंगे। जब तक एक भी लड़की डरती है, औरत आहें भरती है, लड़की पिंजरों में सड़ती है और औरत सूली चढ़ती है, हम उमड़ेंगे, हम उमड़ेंगे। मेरे हाथ में समकालीन हिंदी कविता किताब है, संपादक परमानंद श्रीवास्तव। इसमें अज्ञेय, शमशेर, मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन से लेकर विष्णु नागर, अरुण कमल, उदय प्रकाश, स्वप्निल की कविताएं हैं, लेकिन इसमें एक भी स्त्री कवि की कोई कविता नहीं है। आप समझ ही गए होंगे कि स्त्री विमर्श क्यों आवश्यक है। अगर उनको साहित्य में स्थान नहीं दिया जाएगा तो वे अपने अनुभव पर आधारित जो कुछ भी लिख रहे हैं उसको सामने लाने के लिए विमर्श तो करना पड़ेगा, अपनी पहचान, अपनी अस्मिता से जुड़ना पड़ेगा और स्त्री चेतना फैलाना पड़ेगा। जहां तक स्त्री विमर्श की बात है, भारत में स्त्री लेखन परंपरा की बात है, इसको समझने के लिए ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी ईसी पूर्व की ओर जाना पड़ेगा, जब गौतम बुद्ध ने समाज में स्त्री की महत्ता को रेखांकित किया था और वे किसी भी समाज के विकास को उस समाज की स्त्रियों की दशा के आधार पर मूल्यांकित करते थे। उनके धम्म में स्त्रियों की दीक्षा का मार्ग खुला था और ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। जहां तक मध्यकाल की बात है, कुछ नाम हमारे सामने आते हैं। आंडाल जो दक्षिण भारत की कवित्री हैं, मीराबाई जो भक्ति काल की कवित्री हैं, जब वे कहती हैं छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करे कोई, संतन ढीक बैठी बैठी लोक लाज खोई। इतना कहने के लिए उस समय बहुत हिम्मत चाहिए थी, बहुत बड़ा इरादा चाहिए था। 19वीं शताब्दी बहुत बड़ा समय है जब
नारियों की स्थिति में बहुत सारे परिवर्तन हुए, विशेष परिवर्तन हुए। महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने स्त्रियों की दशा पर विचार करते हुए जो महत्वपूर्ण काम किए वो स्त्री विमर्श, स्त्री लेखन की दिशा में बहुत बड़ा कदम था। ज्योतिबाई फुले जो भारत की प्रथम शिक्षिका भी मानी जाती हैं, उनके पति ज्योतिबा फुले ने जो स्कूल स्थापित किया था उसमें पढ़ाने के लिए किसी शिक्षिका की आवश्यकता थी और उसने अपनी पत्नी को शिक्षिका का दायित्व सौंपा और इस प्रकार वह भारत की पहली शिक्षिका बनी। और हम जानते हैं कि शिक्षित होना कितना जरूरी है अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए। भीमराव अंबेडकर का नाम लेना चाहूंगी। उन्होंने पढ़ो, संगठित हो और संघर्ष करो का जो नारा दिया वो दलितों के साथ स्त्रियों के लिए भी था। और वे मानते थे कि एक बच्चे को पढ़ाने लायक अगर है कोई परिवार तो लड़की को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक लड़की पूरे परिवार को शिक्षित करती है। अंबेडकर की धर्म पत्नी रमाबाई का भी नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने अपने समय में स्त्री की अस्मिता और स्त्री की चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी बेटी के विवाह के समय कन्यादान नहीं किया। उनका मानना था कि मेरी बेटी एक इंसान है, कोई वस्तु नहीं जिसको दान में दिया जाए। और ये उस समय बहुत बड़ी बात थी, इस तरह की चेतना का फैलना। और चेतना का ही परिणाम था, विमर्श का ही परिणाम था कि महादेवी वर्मा का जो निबंध संग्रह है श्रृंखला की कड़ियां, उसमें नारी विमर्श के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो व्यवहार में उस समय बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम माना जाता है। मैंने बताया कि ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले ने लेखन कार्य किया था, शिक्षिका थी वो, और उसने एक काव्य संग्रह भी लिखा था, काव्य फुले, जो 1854 में प्रकाशित हुआ था। इस प्रकार वो भारत की पहली औपचारिक शिक्षिका नियुक्त हुई थी और उन्होंने विधवा ब्राह्मणों के लिए भी बहुत से महत्वपूर्ण काम किए थे। और ऐसे समय में जब स्त्री शिक्षा इस रूप में नहीं था, उस समय शिक्षा का अलग जगाना बहुत महत्वपूर्ण बात मानी जाएगी। हिंदी में स्त्री लेखन परंपरा और विकास पर बात की जाए तो हिंदी कविताओं का स्त्री स्वर पर बात करना जरूरी होगा। अंडाल, मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान की परंपरा से आगे बढ़कर अगर हम समकालीन हिंदी कविता की बात करते हैं तो विपुल मात्रा में जो कविताएं लिखी जा रही हैं, इस बात का प्रमाण है कि आज की जो नारी है सजग है, सचेत है और अपनी चुनौतियों के प्रति भी सचेत है। बहुत से आज के समय के विद्रूपों को नारी लेखन में शामिल किया जा रहा है। हिंदी के स्त्री कवियों की लंबी फेहरिस्त है जो अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में नवीन स्पंदन डाल रही हैं। अनामिका, गगन गिल, कात्यायनी, सविता सिंह, अनीता वर्मा, नीरा परमार, माया प्रसाद, ग्रेस कुजूर, निर्मला पुतुल, जसिंता किरकिट्टा। सन 80 के बाद की हिंदी कविता में सिर्फ 8-10 स्त्री कवियों को ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, लेकिन सन 90 के बाद आलोचना के लोकतंत्र में
स्त्री दलित आदिवासियों को शामिल किए जाने के कारण स्त्री दलित आदिवासी कविताओं को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो रहा है। कविता हमारे भीतर एक लौ की तरह है जो हमारे भीतर के अग्नि तत्व को निरंतर सुलगाए रहती है। अनामिका की कविता की पंक्तियां बताना चाहूंगी। अनामिका की कई कविताएं बहुत प्रसिद्ध हैं। यहां पर मैं जो कविता बताने जा रही हूं उसका शीर्षक है अयाचित। मेरे भंडार में एक बोरा अगला जन्म, पिछला जन्म 7 कार्टन रख गई थी मेरी माँ। चूहे बहुत चटोर थे, घुनों को पता ही नहीं था कुनबा सीमित करने का नुस्खा। सो सबने मिल बांटकर मेरा भविष्य 3/4 और अतीत आधा मजे से हजम कर लिया। बाकी जो बचा उसे बीन फटक कर मैंने सब उधार चुकता किया। हारी बीमारी निकाली, लेन देन निपटा दिया। अब मेरे पास भला क्या है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कुछ है जो मेरी इन हड्डियों में है अब तक, मसलन की आग, तो आओ अपनी लुकाठी सुलगाओ। कात्यायनी जो प्रसिद्ध मार्क्सवादी लेखिका और स्त्री कवि हैं, उन्होंने हॉकी खेलती लड़कियों पर कविता लिखी है। आज शुक्रवार का दिन है और इस छोटे से शहर की ये लड़कियां खेल रही हैं हॉकी। खुश हैं लड़कियां, फिलहाल खेल रही हैं हॉकी। कोई डर नहीं, बॉल के साथ दौड़ती हुई, हाथों में साधे स्टिक। वे हरी घास पर तैरती हैं, चूल्हे की आंच से, मूसल की धमक से दौड़ती हुई बहुत दूर आ जाती है। वहां इंतजार कर रहे हैं उन्हें देखने आए हुए वर पक्ष के लोग। वहां अम्मा बैठी राह तकती है कि बेटियां आए तो संतोषी माता की कथा सुनाएं और वे अपना व्रत तोड़ें। वहां बाबूजी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि दफ्तर से लौटकर पकौड़ी और चाय की। वहां भाई घूम घूम कर लौट आ रहा है चौराहे से, जहां खड़े हैं मोहल्ले के शोहदे रोज की तरह, और इधर लड़कियां हैं कि हॉकी खेल रही हैं। कविता हमारे भीतर एक लौ की तरह है, इसे मैंने आपको बता दिया है। एक और कविता मैं जो बताना चाहती हूं वह निर्मला पुतुल की कविता निर्मला पुतुल के साथ मैं ग्रेस कुजूर की कविताएं भी बताना चाहती हूँ। ग्रेस कुजूर हिंदी की वरिष्ठ कवित्री हैं, स्त्री कवि हैं। उन्होंने स्त्री कविता में लिखा है, समय के पृष्ठ पर स्त्री करती है रोपनी, प्यार दुलार और रिश्तों के बीज उगते हैं जहां नागफनी के कांटों सा, हिंसा अपमान तिरस्कार और बलात्कार के बीज। बावजूद इसके पकती है उसकी किताब, शायद ही कभी पढ़ी जाती है पूरी की पूरी, अपने शीर्षक में सिमटी। किताब के पृष्ठ तरसते हैं तुम्हारी उंगलियों का स्पर्श पाने के लिए। जब कोई स्त्री आगे बढ़ती है तो उसको कई तरह के कमेंट दिए जाते हैं और उसको पीछे खींचने का प्रयास होता है। बौना संसार उनकी कविता है। कविता की पंक्तियां हैं, जब जब औरत को धरती के नीचे तक दबना पड़ता है तब तक अंकुरित हुई है वह। जब कभी तुम हारे थके पथिक की तरह आगोश में आए हो उसके, तब बरगद सी हुई है वह। लेकिन तुम्हें उसका बरगद होना अच्छा नहीं लगता। तुम कैद कर देते हो उसे गमले में किसी बोनसाई की मानिंद। इसके बावजूद वह फूलती है, फलती है और तुम उसके इसी बौनेपन में कितने खुश हो। ओह कितना बौना है यह आदमी और उसका
बौना संसार। अनीता भारती प्रसिद्ध दलित स्त्री रचनाकार हैं। वे अपने कई तरह के आलेखों में भी स्त्री आंदोलन को, चिंतन को और संघर्ष की चुनौतियों को बताती रहती हैं। उन्होंने अपने आलेख के अंत में आदिवासी कवयित्री निर्मला पुतुल का वक्तव्य दिया है, उनकी कविता दी है। मैं चाहती हूं आंख रहते अंधे आदमी की आंखें बने मेरे शब्द उनकी जुबान बने, जो जुबान रहते गूंगे बने देख रहे हैं तमाशा। चाहती हूं मैं नगाड़े की तरह बजे मेरे शब्द और निकल पड़े लोग अपने अपने घरों से सड़कों पर। मैं एक कविता पूनम वासम का बताना चाहूंगी, जो छत्तीसगढ़ में रहती हैं। मछलियों का शोक गीत। मछलियां अंधी हैं, बहरी नहीं, कि मछलियां जानती हैं सब कुछ, सुनती हैं सैलानियों के पदचाप, सुनती हैं उनकी हंसी ठिठोली जब कोई कहता है देखो देखो यहाँ छुप कर बैठी है ब्रह्मांड की इकलौती रंग बिरंगी मछली। तब भले ही कुटुम्बसर्ग गुफा का मान बढ़ जाता हो, अमेरिका की कार्लस्वार गुफा से तुलना पर कुटुम्बसर्ग फूला नहीं समाता हो, तब भी कोई नहीं जानना चाहता कि इन अंधी मछलियों का इतिहास, कि जब कभी होती है एकांत में तब दहाड़े मारकर रोती हैं मछलियां। इनकी आंखों से टपकते आंसुओं की बूंद से चमकता है गुफा का बेजान सा शिवलिंग। कोई नहीं जानता पीढ़ियों से घुप अंधेरों में छटपटाती अंधी मछलियों का दर्द, कि लिंगोपन से मांग आई हैं अपनी आजादी की मन्नतें। कई कई अर्जियां भी लगा आई हैं बूढ़ादेव के दरबार में। अंधी मछलियां जानती हैं उनकी आजादी को हजारों वर्ष का सफर तय करना अभी बाकी है। इसलिए भारी उदासी के दिनों में भी कुटुम्बसर की मछलियां सायरेलो सायरेलो जैसे गीत गाती हैं। स्त्री विमर्श की कविताओं में अब अनुभवजन्य पीड़ा है, सपने हैं, आकांक्षाएं हैं, मुक्ति का स्वप्न है। जो उपन्यास प्रमुख हैं, जिसे मन्नू भंडारी, अमृता प्रीतम से लेकर अल्पना मिश्र तक की पीढ़ी ने लिखा है। मन्नू भंडारी के उपन्यास का नाम है महाभोज आपका बंटी। 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने मिलकर लिखा है। अमृता प्रीतम के उपन्यास का नाम है पिंजर। कृष्णा सोबती के उपन्यास हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी। डार से बिछुड़ी 1958 में लिखी गई और जिंदगी नामा 1979 में। सूर्यबाला के उपन्यास का नाम है सुबह के इंतजार में। उषा प्रियमवदा ने, जो वापसी कहानी से बहुत प्रसिद्ध हुई, 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका लिखा है। प्रभा खेतान के उपन्यास हैं आओ पेपे घर चलें, तालाबंदी, पीली आंधी, छिन मस्ता, अपने अपने चेहरे। ममता कालिया ने उपन्यास लिखा है प्रेम कहानी। मैत्रेयी पुष्पा, इदनम, अल्मा कबूतरी, चित्रा मुदगल, आवा, एक जमीन अपनी, ठीकरे की मंगनी। नासिरा शर्मा, कुइया जान, उनका प्रसिद्ध उपन्यास है
जिसमें उन्होंने प्रकृति, पर्यावरण और जल संकट पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार किया है। मृदुला गर्ग मिलजुल मन, उसके हिस्से की धूप और कठगुलाब। शिवानी कृष्णकली विषकन्या। मेहरुनिसा परवेज ने कई उपन्यास लिखे हैं। उसका घर, आंखों की दहलीज, अकेला पलाश। गीतांजलि श्री सांप्रदायिकता की भयावहता पर उपन्यास उन्होंने लिखा है, हमारा शहर उस बरस। राजी सेठ तत्सम, मंजुल भगत अनारो। अलका सरावगी कली कथा वाया बाईपास। मधु कांकरिया सूखते चिनार। साथ ही रीता शुक्ल ने, अल्पना मिश्र ने और शीला रोहेकर जो यहूदी हैं, उन्होंने भी उपन्यास लिखा है। जहां तक कहानी की बात है, इन रचनाकारों में से कुछ ने कहानियां भी लिखी हैं। उसके साथ साथ ज्योति चावला, आकांक्षा पारे, नमिता सिंह, उषा किरण खान, सुषमा मुनेन्द्र, सारा राय, वंदना राग, मनीषा कुलश्रेष्ठ, जयश्री राय, जया जादवानी, उर्मिला शिरीष, रजनी गुप्त, नीलाक्षी सिंह, प्रत्यक्षा, कविता, किरण सिंह, इन्होंने भी कहानियां लिखी हैं, जिसमें विस्तृत वितान की कहानियां हैं, समय के ताप से मुठभेड़ करती हुई कहानियां हैं और जीवन के खुरदुरे और यथार्थ की कहानियां हैं। जैसा कि मैंने बतलाया, उपन्यास लिखने वाली उपन्यासकारों ने कहानियां भी लिखी हैं, जिसमें ममता कालिया, सूर्यबाला, मृदुला गर्ग, सुधा अरोड़ा, नासिरा शर्मा, शीला रोहेकर, मैत्रेयी पुष्पा, मधु कांकरिया, गीतांजलि श्री इत्यादि ने भी कहानियां लिखी हैं। लेकिन जिस तरह का स्त्री विमर्श मुख्य धारा में मौजूद है, वैसा आदिवासियों के साथ नहीं है। इसके लिए मैं रणेंद्र के एक आलेख से कुछ हिस्सा आपको बताना चाहूंगी। उन्होंने एक कविता संग्रह भी लिखा है, थोड़ा सा स्त्री होना चाहता हूं। तो क्यों नहीं है आदिवासियों में स्त्री विमर्श, इसकी पड़ताल करते हुए वे बताते हैं कि जो श्रम आधारित जीवन शैली है, उसमें स्त्रियों के प्रति जो सहज समता और सम्मान का भाव संस्कार है, वह आदिवासियों में है। मुख्य धारा का जनानी, जननी, आदिवासी समाज का सियानी शब्द की व्याख्या इस गहरे फर्क को स्पष्ट करता है। जहां आदिवासी समाज अपने स्त्रियों की बुद्धिमत्ता और मस्तिष्क के सौंदर्य, सियानेपन को सियानी कहकर रेखांकित करता है, जबकि वहां वर्चस्वशाली समुदाय स्त्री के गर्भ, त्वचा के स्तर पर ठिठका हुआ है, जबकि नारीवाद की धाराएं इसी मस्तिष्क के सौंदर्य को रेखांकित किए जाने की मांग दशकों से कर रही हैं। तो स्पष्ट होता है कि जो आदिवासी समाज है, उसमें स्त्री विमर्श क्यों नहीं है। हालांकि सामंती जकड़न की शिकार वहां नारियां हैं, लेकिन मुख्य धारा की स्त्रियों में जैसा स्त्री विमर्श है, वहां वैसा आदिवासी विमर्श आदिवासियों में नहीं है। मैं अनुज लुगुन की काव्य पुस्तक बाघ और सुगना मुंडा की बेटी को स्त्री विमर्श के संदर्भ में इसलिए बताना चाहती हूं, क्योंकि अनुज ने सुगना मुंडा की बेटी यानी कि बिरसा मुंडा की बहन, काल्पनिक पात्र है, उसको नायिका बनाया है और नेतृत्वकारी भूमिका सौंपी है। बाघ जंगल पहाड़ी के उस ओर है और बाघ पहाड़ी के इस पार। पहाड़ी के उस पार राजधानी है। सुगना मुंडा की बेटी हैरान है कि वह उस बाघ की पहचान कैसे करे। कुछ कहते हैं कि वह सभ्यता का उद्घोषक है, सत्ता का अहम है, कुछ कहते हैं वह आदमी ही है, तो कुछ यह भी कहते हैं कि बाघ के बाघपन की बात होनी चाहिए, जो हमारे अंदर भी है और बाहर भी।
उस दिन से सुगना मुंडा की बेटी बाघ के सामने तनकर खड़ी है। जाओ जाओ विरसी, मुंडाओं की पुरखा, सुगना मुंडा की काल भेदी जीवित बेटी, हजारों वर्षों के श्रमशील विरासत की वारिस, हाशिए की रूपक, सभ्यताओं की समीक्षक, तुम्हें जोहार, तुम्हें जोहार, तुम्हें जोहार। बिरसी उठी और उसके साथ ही उठा गित्ती ओड़ा का स्वर। अपने साथी सदस्यों की सहमति के साथ ही नेतृत्वकारी भूमिका में उसने संबोधित कर कहा, 7 कथा, 7 जीवन का सार, 7 पहाड़, 7 समुद्र के पार पहुंचे सहधर्मी संघर्षशील संघ की खोज हो, मदैत का आयोजन हो और संघर्ष का संदेश पहुंचे, नगाड़ों के स्वर में उस आदमखोर की आहट को टोहने के लिए नृत्य की भंगिमा बदले। उपन्यासकार शीला रोहेकर का उपन्यास है मिस सैमुअल एक यहूदी गाथा। मृणाल पांडे का उपन्यास पटरंगपुर पुराण। सारा राय का उपन्यास चील वाली कोठी। प्रत्यक्षा बारिश नगर। मनीषा कुलश्रेष्ठ मल्लिका। मधु कांकरिया सेज पर संस्कृत। ये प्रसिद्ध उपन्यास हैं जो महिला उपन्यासकारों के द्वारा लिखे गए हैं। स्त्री रचनाकारों ने आत्मकथा भी लिखी है। मन्नू भंडारी का एक कहानी यह भी प्रसिद्ध है। मैत्रेयी पुष्पा का गुड़िया भीतर घुड़िया। उसी तरह प्रभा खेतान का आत्मकथा प्रसिद्ध है। स्त्री रचनाकारों ने यात्रा वृतांत भी लिखा है। कृष्णा सोबत्ती का बुध का कमंडल लद्दाख। मृदुला गर्ग कुछ अटके कुछ भटके। गगन गिल अवाक जो मानसरोवर यात्रा पर आधारित है। क्या स्त्री विमर्श का, दलित विमर्श का, आदिवासी विमर्श का कोई भविष्य है? भारत में जो स्त्री चेतना आई, जो दलित चेतना आई, जो आदिवासी चेतना आई, उसने न सिर्फ कन्या भ्रूण हत्या, दहेज, ऑनर किलिंग, दुष्कर्म के विरुद्ध लिखा, बल्कि भूमि की लूट, पर्यावरण को बचाने के लिए संघर्ष, जिसमें जंगल बचाओ आंदोलन से लेकर कोयलकारों बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन भी शामिल है। उसी तरह जाति के नाम से जो प्रताड़ित करने की परंपरा युगों से चली आ रही थी, उसके खिलाफ भी एक विचारों की समानता बन रही है। लोग जुट रहे हैं, लड़ रहे हैं और अपनी पहचान, अपने अस्मिता को बचाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। प्रसिद्ध कवयित्री कात्यायनी लिखती हैं कि क्रांतियों के महाआख्यानों का दौर बीत चुका है। अब छोटे छोटे परिधिगत संघर्षों का समय है। उत्पीड़ित जातियों, स्त्रियों और आदिवासियों के संघर्षों का या पर्यावरण के संघर्षों का। इसी व्यवस्था के भीतर परिधिगत पहचानों के लिए स्पेस बनाना है। मुझे भी लगता है कि स्त्री रचनाकारों को, दलित रचनाकारों को और आदिवासी रचनाकारों को स्वायत्त स्पेस की परिधि का विस्तार करना चाहिए, जिससे समाज की बहुत सारी कुरीतियां, बाल विवाह, डायन के नाम पर हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, लैंगिक भेदभाव, दहेजजन्य अपराध आदि सभी विषयों पर निरंतर कलम चलाने की आवश्यकता है। साथ ही प्रकृति और पर्यावरण को भी बचाने के लिए, जमीन को बचाने के लिए संघर्ष करने की
निरंतर आवश्यकता है। साहित्य का जो प्रभाव होता है धीरे से ही सही पर अवश्य होता है। इस तरह दलित, आदिवासी और स्त्री विमर्शों के बीच आपसी समझ और एकता बढ़ाने की आवश्यकता है। स्वतंत्र रूप से संगठित होने की आवश्यकता है। साथ ही इन विमर्शों को पहचान यानी अस्मिता के लिए स्वायत्त स्पेस का विस्तार भी करना आवश्यक है। तभी ये सारे विमर्श साझा संघर्ष कर पाएंगे और वैकल्पिक व्यवस्था के साथ सार्थक विमर्श कर पाएंगे।